श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक यह खबर निकल कर आ रही है जहां वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है और इन प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है कि उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। उम्मीद यही है कि मोदी सरकार अगले हफ्ते ही संसद में इस बिल को ला सकती है। तो तीसरे मोदी के टर्म में आप देख सकते हैं एक्शन मोड में आपको मोदी सरकार नजर आ रही है। वक्फ एक्ट पर अब नजर बनाए हुए मोदी सरकार एक नया संशोधन लाने के लिए इस संसद में बिल भी ला सकती है। आपको बता दें इस वक्त की जिस संपत्तियों पर वक्फ पूरी उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेता है या जिस पर दावा करता है उसको भी चेक किया जाएगा उन सभी चीजों पर। तो अब वक्फ बोर्ड पर निगरानी रखते हुए इस पे संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संसद में मोदी सरकार इस पे नया बिल ला सकती है। शुक्रवार को बिल पर चर्चा हुई थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है और अब ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ही संसद में इस पर बिल आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग स्ट्रक्चर में बदलाव की स्थिति यहां पर लाई जा सकती है और इसके लिए ही संशोधन करके बिल लाया जा सकता है। और दिल्ली में शेल्टर होम में मौत पर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच अब बड़ी जंग चल रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों को एलजी कार्यालय ने झूठा बताया है। शेल्टर होम के प्रशासक की नियुक्ति एलजी की तरफ से नहीं की गई। आशा किरण शेल्टर होम में प्रशासक की नियुक्ति सीएम हाउस की तरफ से की गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल अग्रवाल को शेल्टर होम का प्रशासक बनाया गया था जिसे रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया था। इस पर एलजी कार्यालय ने कहा कि सेवा विभाग ने राहुल अग्रवाल की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर की थी। बाद में आप सरकार ने उसे शेल्टर होम की जिम्मेदारी दी थी। आशा किरण में 20 दिन में 14 मानसिक रोगी बच्चों की मौत के मामले में राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को आरोप लगाया कि जिस अफसर पर आशा किरण की देखरेख की जिम्मेदारी थी उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल ने ही की थी। ये वही अफसर है जिसे भ्रष्टाचार के मामले में साल 2016 में सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया था। एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने क्या सोच के राहुल अग्रवाल नाम के दानिश अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अब राहुल अग्रवाल कौन है? वो इसके प्रशासक हैं इस जगह के, जिनकी जिम्मेदारी है ओवरऑल इसको चलाने की। राहुल अग्रवाल अगर आप गूगल करके देखें तो आपको गूगल में पता चलेगा 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए एसडीएम। वहीं आपके आरोपों को एलजी कार्यालय ने झूठा और गुमराह करने वाला बताया। एलजी कार्यालय की तरफ से कहा गया कि शेल्टर होम के प्रशासक को आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया था और जिस दागी अधिकारी राहुल अग्रवाल की बात की जा रही है उसे समाज कल्याण विभाग में तैनात किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें आशा किरण होम के प्रशासक के रूप में तैनात किया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशासक की नियुक्ति पर एलजी दफ्तर ने झूठा बयान दिया है और अधिकारी राहुल अग्रवाल पर क्या कार्रवाई हुई है ये भी एलजी को बताना चाहिए। 14 लोगों की दर्दनाक मौत पर सियासत थम नहीं रही है। इंडी गठबंधन में आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का ध्यान मुद्दों पर नहीं बल्कि केजरीवाल के स्वास्थ्य पर है। मेरा जो एक सवाल है आम आदमी पार्टी से कि अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं तो आप उसको उजागर क्यों नहीं करते हैं? पहले तो हर 2 मिनट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और इनमें तो प्रेस में इनके अपने अपने मित्र बहुत हैं, उनसे क्यों नहीं कहानियां करवाते? आज हर चीज में आप चुप्पी क्यों पाले हुए? सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी की बनाई कमेटी शेल्टर होम पहुंची और वहां के हालात को देखा। पहले तो उन्हें शेल्टर होम में घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो लोग बाहर ही बैठ गए। बाद में उन्हें शेल्टर होम में जाने की इजाजत मिली। आशा शेल्टर होम पहुंचे आम आदमी पार्टी नेताओं में महेंद्र गोयल, कुलदीप कुमार, अखिलेश पति त्रिपाठी और जय भगवान उपकार शामिल हैं। चहेते अफसरों को
ऐसे अफसरों को जिन पे सीबीआई इंक्वायरी करती है 5 साल सस्पेंशन रहता है, ऐसे अफसरों को एलजी साहब यहाँ लगाने का काम करते हैं, ऐसे अफसरों को बैठाने का काम करते हैं। अभी तक उन अफसरों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में 14 लोगों की मौत पर आम आदमी पार्टी अभी भी जिम्मेदारी लेने की जगह एलजी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस मसले पर कहा कि ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा ही है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली की सरकार, जिसके मातहत दिल्ली नगर निगम आता है, दिल्ली सरकार आती है, इनकी जिम्मेदारी थी इन व्यवस्थाओं को देखने की। आशा किरण में जो बच्चे मरे हैं उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि 5 महीने से वहाँ के स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली है। क्या वो देखभाल करेंगे बच्चों की? वो बच्चे जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, उनको गंदा पानी पीने की शिकायत थी, जल बोर्ड को शिकायत की गई, गंदा पानी की वहाँ सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से डायरिया की भी बीमारी वहाँ फैली। ये नेग्लिजेंसी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट की डेडलाइन दी गई है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को 7 दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपचार के दौरान 14 लोगों की मौत अलग अलग दिनों में हुई है। इसकी असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह भी बताया गया है कि एक डबल डेकर बस दूसरी गाड़ी से टकरा गई। बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं इस हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। तो रायबरेली से दिल्ली जा रही थी, तभी यह बस डबल डेकर की टकराई। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की मृत्यु की भी खबर आई है। कार और डबल डेकर की बस में ये भीषण भिड़ंत हुई है। मामले का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की बात भी कही गई है। महाराष्ट्र के पुणे में दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया भी गया कि आरोपी ने भीड़ भाड़ वाले इलाके की एक दुकान में घुसकर हत्या को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या की दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश भी जुट गई है। हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है कि क्यों दिन दहाड़े इस शख्स ने चापर जैसा चाकू लेकर आया और दिन दहाड़े दुकान में घुसकर उस शख्स को, दुकानदार को बाहर घसीटता है। धार हथियार से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करके वहां से फरार हो जाता है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है और उसके बाद इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल ये अभी पुलिस नहीं बता पाई है कि किस वजह से दिन दहाड़े इस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि दुकानदार को वो घसीटता है और उसके ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई बार वार करता है। और इधर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ विवादास्पद बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली की है और उन्हें अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया। पुणे में उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट वैसे भी बीजेपी से जब से इनका गठबंधन टूटा है तब से हमलावर रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए सियासत भी चरम सीमा पर है। हम हमारे हिंदुओं को रोज मारा जा रहा है, उनके अंत्य संस्कार यात्रा पे पत्थर फेंका जा रहा है, हमारे पुलिस भाइयों के ऊपर तो पत्थर फेंका जा रहा है, हमारी हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का कार्यक्रम ये इनका माध्यम, ये जिहादियों के माध्यम से शुरू है। उनको ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है 2047 तक। इसलिए मैंने कहा हमारी जनसंख्या कम करने की कोशिश करेंगे तो हम भी कुछ चुप बैठेंगे नहीं, हम उतने डबल स्पीड से उनके आंख पे जाएंगे। तो एक का जवाब 2 होगा, 2 और कभी 4 भी होएगा। उद्धव ठाकरे जी कुंठित हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनको समझ में आ गया है कि अब उनकी सरकार यहां आने वाली नहीं है। उनका जो हिंदुत्व पर आधारित वोट था वो उनके हाथ से निकल चुका है। वो बुरी तरह से कांग्रेस के महज मुस्लिम वोटों के ऊपर आश्रित हो गए। इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने 2 ऐसी बातें कही हैं जिसके ऊपर बहुत आपत्ति है महाराष्ट्र में लोगों की। पहली आपत्ति थी
जब वो रंगशारदा में मुंबई में एक हॉल में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। इस प्रकार की भाषा राजनीतिक नेता नहीं करते हैं, वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ठीक 70-72 घंटे बाद पुणे जाकर के वो पूरी तरह से पलटी मार देते हैं और कहते हैं मैंने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती नहीं दी थी, मैंने पूरे बीजेपी को चुनौती दी है। आज खुद उनका वीडियो, उनका जो भाषण उनको दिखा दिया जाए तो उनको पता चलेगा कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और सीधे बात अब पटना की कर लेते हैं, जहां पटना में सीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बताया गया कि पटना के सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी आतंकी संगठन अलकायदा के नाम से आई है। अलकायदा के नाम से सीएमओ कार्यालय को एक मेल आया है। एटीएस ने मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। और इधर तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार में मंत्री एसएस रविशंकर के भगवान राम पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचा है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया। शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था और अगर उनका जन्म हुआ है तो वे भगवान नहीं हो सकते। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के मंत्री के बिगड़े बोल। एमके स्टालिन के मंत्री ने राम के वजूद के मांगे सबूत। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल, सियासी बवाल। நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது. भगवान श्री राम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार राम पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए हैं तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर। बयान भी ऐसा जिसमें वो भगवान राम के जन्म से जुड़े सबूत मांग रहे हैं तो कभी उन्हें अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री के बयान से सियासत इतनी तेज हो गई कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து வேறொரு வரலாற்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள்। भगवान राम पर एक बार फिर से सबूत मांगे तो संतों से लेकर सियासतदानों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने तमिलनाडु के मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया तो किसी के लिए उनका ये बयान अभिव्यक्ति की आजादी समझ आई तो किसी ने आस्था पर ऐसे बयान देने को सही नहीं ठहराया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का हिंदू, सनातन और राम विरोधी घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कुत्सित मानसिकता के शख्स तमिलनाडु के परिवहन मंत्री है। नाम है एसएस शिवशंकर। वो कहते हैं कि राम जी के भगवान होने के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए प्रभु राम की पूजा ही नहीं होनी चाहिए। अरे भस्मासुर, कण कण में बसे प्रभु राम पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने नाम का तो ख्याल कर लेते। देखिए, ये तो आस्था का सवाल है। किसी को किसी पर आस्था है, किसी को किसी पर आस्था है। मेरा ख्याल है इस पर किसी तरह का कमेंट करना, तनकीद करना मुनासिब नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले एसएस शिवशंकर जिस पार्टी डीएमके से जुड़े हैं, उनके सबसे बड़े नेता करुणानिधि भी कह चुके थे कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। उनके अलावा भी दक्षिण भारत से कई नेता सनातन और भगवान राम पर सवाल उठा चुके हैं। अब एक बार फिर से राम पर सवाल उठा तो राम भक्त फिर से गुस्से में दिखने लगे। भगवान राम पर टीका टिप्पणी किया है
ये संत समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज पर कुठाराघात किया है। इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है। अपने पूर्वजों के बारे में इनको जानकारी नहीं है और भगवान राम के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इनको कठिन से कठिन और कठोर कार्रवाई इनके साथ किया जाए। भगवान राम एक बार फिर से सियासत के केंद्र बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर विरोध तेजी से होने लगा है। सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बनाना ठीक है? और एक बार फिर खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के सतारा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़की 150 फीट खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक 5 लड़के और 3 लड़कियां घूमने के लिए पहुंचे थे। तभी एक लड़की का सेल्फी लेते वक्त पैर फिसल गया और वो सीधा खाई में जा गिरी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। तभी वहां मौजूद ट्रैकर्स ने सूझबूझ दिखाते हुए लड़की को बचा लिया। सेल्फी लेते वक्त एक लड़की खाई में गिरी। ट्रैकर्स ने कैसे उस लड़की को अपनी सूझबूझ से बचाया, उसकी तस्वीर इस समय टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के सतारा से ये खबर है। और अब बात बारिश की कर लेते हैं, जहां मानसूनी बारिश ने दिल्ली से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तबाही मचा दी है। उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। और इधर बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों पर संपर्क गांवों और शहरों से टूट गया है। केरल के वायनाड में 5 दिन से जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं शिमला के रामपुर में कई लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कई शहर बेहाल है। पुणे में शहर झील में तब्दील हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सैलाब का कहर जारी है। 6 तस्वीरें इस समय जल प्रहार से किस तरह से जूझ रहे हैं उसके बारे में आपको बताया गया। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गईं। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जाम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटना हुई है। अलग अलग जगह पर बादल फटने से 46 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया गया है बादल फटने से शिमला के समेज में 33 लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान अपने ऊपर से वो बह रही है। ब्यास नदी का पानी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत में प्रशासन जुट गया है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर क्रैक नजर आ रहा है। और केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को निकालने में जी जान से जुट गई है। केदार घाटी में अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,000 यात्री फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया गया। दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। और इधर शिमला के रामपुर में सेना ने अस्थायी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। कई जगह लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसके चलते सेना ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया, जिसके बाद सैलाब के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है।
और केरल के वायनाड में भी मृतकों का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या 361 तक पहुंची है। 300 लोग अब भी लापता हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स ने देवदूत बन 3 लोगों की जान बचाई है। ये तीनों लोग केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले के सोचीपारा झरने में फंसे हुए थे। सेना ने मुश्किल हालात में भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और 3 लोगों की जान बचा ली। तो केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के बाद से किस तरह तबाही का मंजर वहां पर देखा गया, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जी जान से रेस्क्यू ऑपरेटर्स जुटे रहे और रेस्क्यू करके 3 लोगों की जान किस तरह से बचाई गई उसकी तस्वीरें आपके केरल के वायनाड के सामने है। 300 लोग लेकिन अभी लापता है। और इधर बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बांग्लादेश की शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की सरकार ने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब को बैन कर दिया है। तो बांग्लादेश की यह हिंसक झड़प आप देख सकते हैं जिसमें कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर किस तरह से विवाद बढ़ता चला जा रहा है उसकी तस्वीर और उसको सिचुएशन को संभालने के लिए शेख हसीना ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन भी कर दिया। सीधे अब रुख दूसरी खबर की तरफ, जहां मदन राठौर की ताजपोशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी और उनका भाषण चर्चाओं के केंद्र में रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि केंद्रित नेतृत्व ने सेवाभावी, सरल और ईमानदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। कद, मद और पद अस्थायी हैं। पद का मद आ जाए तो कद कम हो जाता है। मुझे गर्व है कि मैं इस विशाल परिवार की सदस्य हूं। पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता और भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी को देश के अंदर राज करने के काबिल बनाया है। राजनीति के अंदर राजनीति के अंदर दूसरा राज जो है ना वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत होता है। ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और तद। ये 3 चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि कद का मन हो जाता है तो उसका कम तो कद होता है वो कम तो भूल ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूँ कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराहों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई जोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारी पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। और डूंगरपुर में किस तरह भैंसों के आतंक ने तबाही मचाई उसकी खबर आपको बता देते हैं। घटना डूंगरपुर के